फिल्म की कहानी भी ठीक उसी तरह के सस्पेंस पर आकर खत्म होती है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यार पार्ट 2 में होगा क्या। ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली में हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। पोन्नियन सेल्वन यानी कि PS1 पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 अगले साल आएगा, साल 2023 में। पोन्नियन सेल्वन अपने यहाँ का गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स इंग्लिश पोन्नियन सेल्वन है। ये बात मणि रत्नम ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी पोन्नियन सेल्वन को लेकर। फिल्म की कहानी चोल साम्राज्य की है। राजा सुंदर चोल के 3 बच्चे हैं, आदित्य करिकालन, कुंदवई और सबसे छोटा बेटा अरुणमोली वर्मन, जिसमें आदित्य करिकालन का रोल निभाया है चियान विक्रम ने, कुंदवई का रोल निभाया है त्रिशा कृष्णन ने और अरुणमोली वर्मन का रोल निभाया है जयम रवि ने। बहुत सारी फिल्मों में इन तीनों को ही आपने देखा होगा। चोल साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां की प्रजा भी खुश है, राजा भी खुश है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज में कुछ न कुछ बुरी चीज तो निकल कर आती ही है। तो यहाँ पर कुर्सी को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुर्सी पर बिठाना किसे है, और इसके लिए आसपास के लोग ही, जो बहुत ही विश्वासी लोग हैं, वही लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं। अब इस बात की हल्की फुल्की भनक जो है वो आदित्य को लग जाती है। अब ये बात सच है कि नहीं सच है, कि इसमें क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं है, इस बात की जानकारी लगवाने के लिए, सब कुछ पता करने के लिए सही सही तरीके से आदित्य जो है वो अपने दोस्त वंदित एवन को एक सफर पर भेजते हैं। वंदित एवन का रोल निभाया है कार्ति ने। वंदित एवन के इस सफर में कई किरदार मिलते हैं, कई कहानियां बनती हैं, कई नाम सामने आते हैं, कई राज्य सामने आते हैं, और पहले पार्ट में इन्हीं सब चीजों में समय निकल जाता है। फिल्म का पहला पार्ट जो है वो काफी स्लो है, आपको लगेगा कि ये काफी बोरिंग है यार, लेकिन जब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, और यहीं पर सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म की कहानी बाहुबली जैसी होगी या RRR जैसी होगी, जिसमें हीरो को लार्जर देन लाइफ की तरह दिखाया जाता है, एक भौकाल खड़ा किया जाता है, एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है म्यूजिक, VFX, डायरेक्शन के साथ, तो इस फिल्म में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मणि रत्नम जो है वो अपनी फिल्में अलग ही लेवल पर बनाते हैं और बहुत ही सादगी से बनाते हैं। इसमें भी जितने किरदार हैं, ऐसा लगेगा आपको कि ये एक्टिंग आपके सामने ही हो रही है, नॉर्मल सी बातचीत है, बहुत ज्यादा एक्टिंग पर ऐसा लग नहीं रहा है कि जोर देते हुए दिखाई दिया जा रहा है, बहुत ही साधारण तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आम बोलचाल की भाषा है। क्योंकि फिल्म की कहानी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ना कि VFX के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर ध्यान दिया गया। फिल्म की कहानी को बहुत ध्यान दिया गया और इसी आधार पर कहानी लिखी भी गई है, और यही चीज फिल्म की कहानी को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। क्योंकि यहाँ पर मणि रत्नम साहब ने फिल्म की कहानी को बुनने में थोड़ा समय लिया है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। पोन्नियन सेल्वन जो है वो 2 पार्ट में बनाई गई है, और पहला पार्ट जो ये है, ये सारे किरदारों को, राज्यों को और क्या क्या चीजें चल रही है उसको गढ़ने में ही निकल जाता है। यानी पार्ट 2 में आप एक्चुअल कहानी के अंदर प्रवेश करने वाले हों, जो कि साल 2023 में आएगी। फिल्म की कहानी का जो पहला पार्ट है इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन पार्ट 2 बहुत ही जल्दी जल्दी निकलता है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ निकलता है। ऐश्वर्या राय ने निभाया है किरदार नंदिनी का, और कुंदवई का किरदार निभाया त्रिशा कृष्णन ने। दोनों ही बेहद सुंदर लग रही हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के लोगों को यहाँ पर नहीं लिया जाना चाहिए था। शुरुआत जब फिल्म की होती है, जब कहानी गढ़ी जाती है, फिल्म का विस्तार बताया जाता है, कौन से पात्र क्या क्या है और क्या क्या कहानी चलने वाली है, तो वो आवाज भी अजय देवगन की ही है। तो चोल राज्य में जो 2 इतने बड़े राजकुमार हैं, उनके बीच में जो ये राजकुमारी है कुंदवई, वो अपनी पहचान को जो है वो ऐसा दबने नहीं देती है। ऐसा नहीं होता है कि वो दब कर रह रही है, बहुत ही शानदार है, शातिर है, चालाक है, और अपने किरदार को बहुत ही अच्छी तरह से आगे लेकर बढ़ रही है। क्योंकि चोल साम्राज्य में जो भी षड्यंत्र चल रहा है उसे उसकी भली भांति जानकारी है। राजनीति और रक्तपात के बीच में जो वंदित एवन का रोल है वो थोड़ा हंसी मजाक वाला है, थोड़ा भाई शराब वगैरह भी पीते हैं, लड़की बाजी भी करते हैं, जहां भी देखते हैं लड़की बाजी करना शुरू हो जाते हैं, तो ये थोड़ा हास्य किरदार उनका है। फिल्म की कमजोर कड़ी यही है कि फर्स्ट हाफ जो है वो काफी स्लो है, ऐसा लगेगा कि यार उठकर चला ही जाए। क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है वो किरदारों को गढ़ने में निकल जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन दूसरा पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सारी की सारी कहानी फर्स्ट हाफ वाली सेकंड हाफ में समझ में आ जाएगी और आप कहेंगे कि वाह क्या फिल्म है।
चियान विक्रम का रोल जो है वो पूरी फिल्म में बहुत ज्यादा नहीं है। शुरुआत में कुछ सीन है, बीच में है और अंत में कुछ सीन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 2 में उनके किरदार के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा। फिल्म का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो आपकी जुबान पर याद होगा। आपको कोई भी गाना याद नहीं रहेगा। कुछ गाने सीन के साथ बैकग्राउंड में बजते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिल्म का वीएफएक्स ठीक ठाक है, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है और म्यूजिक जो है बैकग्राउंड या कह लो पूरी पिक्चर का म्यूजिक वो ए आर रहमान साहब ने बहुत ही अच्छा दिया है। राजा महाराजाओं के समय को दिखाने के लिए फिल्म का सेट बहुत भौकाल टाइप नहीं खड़ा किया गया है, बहुत बड़ा नहीं दिखाया गया है, बहुत ही साधारण है क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। फिल्म की कहानी भी ठीक उसी तरह के सस्पेंस पर आकर खत्म होती है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यार पार्ट 2 में होगा क्या। ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली में हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। देखिए, फिल्म की कहानी को समझने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है। जिन लोगों ने किताब पढ़ी है उन्हें ये कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और फिल्म में अगर आपने कुछ सेकंड्स के लिए भी ध्यान हटाया या मोबाइल पर गए या बगल वाले से बात करते हुए नजर आए या किसी और दुनिया में खो गए तो आपके बगल वाला भी पूछने के बाद फिल्म की कहानी नहीं समझा पाएगा। तो फिल्म को 3.5 की रेटिंग तो आराम से ही दे सकते हैं और फिल्म आपको देखनी चाहिए।